नमस्कारम स्टूडेंट्स। तो इस साल टर्म 1 क्लास 12 केमिस्ट्री का हम यहाँ पे एमसीक्यू का जो हमारा सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है वो मैं यहाँ पे आपको एक बड़े ही एक यूनिक वे से और बड़े ही अच्छे तरीके से और इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको क्या करने वाला हूँ, डिलीवर करने वाला हूँ। तो प्लीज आप अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने साथ लेके रखिए और आराम से इस वीडियो को देखिए। So in this video I will be taking only the section A of the sample paper. तो सबसे पहले मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ कि पेपर का क्या है। तो पेपर में मेरे 3 सेक्शन होंगे A, B, C, जिसमें से सेक्शन A आज हम देखेंगे। तो सेक्शन A के अंदर 25 MCQ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। बट आपको इन 25 में से कोई 20 क्वेश्चन ही क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, 25 के 25 अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर आप 20 से ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो सिर्फ पहले के जो आपने 20 अटेम्प्ट किए हैं वही माने जाएंगे, आखिरी वाले नहीं माने जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हमें सिर्फ 20 क्वेश्चन करने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, 5 क्वेश्चन का आपको बोनस है। कोई 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं जिसमें आपको डाउट हो या जो आपको नहीं आते हो, ठीक है। तो सेक्शन ए क्वेश्चन 1 से अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से मेरी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब हमने क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़नी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फास्फोरस इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। तो बिल्कुल गलत चीज है ये। नाइट्रोजन फास्फोरस नाना पाटेकर असरानी सब बिखारी, ठीक है। तो नाना पाटेकर असरानी सब बिखारी, तो नाना पाटेकर नाइट्रोजन फास्फोरस। तो नाइट्रोजन फास्फोरस डाउन द ग्रुप हमारा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। बड़ी लाजमी सी चीज है, नीचे जाते जाते आपका क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो बॉन्डेबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से मेरा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड कह रहा है N2 इज हाईली रिएक्टिव व्हाइल P4 इज इनर्ट। ये भी बिल्कुल गलत चीज है। हमने पढ़ रखा है कि नाइट्रोजन N2 इज हाईली इनर्ट, N ट्रिपल बॉन्ड N बहुत ज्यादा स्टेबल है ये मेरा मॉलिक्यूल, और इसी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस इनर्टनेस हम जो चिप्स के पैकेट होते हैं वो इस नाइट्रोजन गैस से फिल करते हैं। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट सेकेंड गलत हो गई है। थर्ड स्टेटमेंट, नाइट्रोजन शोज हायर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन देन फास्फोरस। ये भी बिल्कुल गलत चीज है। और मजेदार वाली क्या बात है कि एक और क्वेश्चन है इसी सैंपल पेपर में जो इसी चीज पे कैटिनेशन पे है। तो नाइट्रोजन शोज हायर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन बिल्कुल गलत। नाइट्रोजन ही इस पूरे में ऐसा है जो कैटिनेशन शो नहीं करता। तो 3 गलत हो गए, तो चौथा अपने आप ट्रू हो गया। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारे को कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। फोर्थ स्टेटमेंट इज सेइंग NN is weaker than PP and N bond is weaker than PP bond। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल ठीक है। NN weaker क्यों है? weaker इसलिए है क्योंकि N का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया, आसानी से तोड़ दोगे। जबकि P में क्या है, साइज मेरा बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो मेरे कम है। तो इस वजह से द फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन टू इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं नॉन स्टिशियोमेट्रिक का मतलब क्या है। तो नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है कि जहां पे मेरी स्टिशियोमेट्री गड़बड़ा जाए, AX BY, X और Y मेरे क्या है, इंटीजर नहीं है, ये क्या है, मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू है। जैसे कि A B 0.98, तो दिस इज अ नॉन स्टिशियोमेट्रिक कंपाउंड। तो नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहां पे होगा, जहां पे इस तरीके के कंपाउंड हमारे को मिलते हैं। तो पहला क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट। बिल्कुल फ्रेंकल शॉर्ट की ये मैंने आपको बोल रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंकल का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंकल का मतलब है जहां पे मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो फ्रेंकल कोई स्टिशियोमेट्री में फर्क नहीं आ रहा है,
स्टिशियोमेट्री में फर्क कब आएगा कि जब मेरा ए और बी की हमारे रेशो चेंज हो जाए, हमारे ए गायब हो जाए या बी गायब हो जाए, तो तब हमारा क्या होता है, नॉन स्टिशियोमेट्रिक। जो मेरा फ्रैंकल डिफेक्ट है, जो कि ऑप्शन ए है, फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई भी मेरा नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं आ रहा, इट इज जस्ट अ डिस्प्लेसमेंट। तो जो मेरा क्या होता है इन फ्रैंकल डिफेक्ट, द स्मॉलर आयन ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट्स, तो इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाते हैं, तो यहाँ पे मेरा कोई ये नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है? शॉर्टकी डिफेक्ट होता है जब मेरे इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिस द लैटिस साइट, तो यहाँ पे भी मेरी स्टिशियोमेट्री क्या है, मेंटेन्ड है। अभी भी ए और बी का रेशो मेरा क्या है, इट वोंट चेंज, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी आर गोइंग फ्रॉम द लैटिस, तो शॉर्टकी भी नहीं है। नेक्स्ट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। बिल्कुल क्वेश्चन कितना प्यारा सा है, हमारे को ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आएगा। मेटल डेफिशिएंसी, मेटल की डेफिशिएंसी हुई, मान लो ये मेरा मेटल है, तो मेटल की जैसे ही डेफिशिएंसी हुई, तो मेटल डेफिशिएंसी हुई तो नॉन मेटल बढ़ गया, तो नॉन मेटल बढ़ गया, तो इसकी वजह से मेरा स्टिशियोमेट्रिक गड़बड़ आ गई। दिस इज नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट। थर्ड ऑप्शन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज द राइट ऑप्शन। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वो भी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी मेरा क्या है, काइंड ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट ही है, तो उसमें भी मेरा क्या होता है, चीजें जो मेरे आयंस है वो इंटरस्टिशियल में आके मेरा क्या करते हैं, रहते हैं, तो इट इज ऑल्सो अ स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉट अ नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो राइट आंसर इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द लॉ व्हिच इज स्टेटेड एज फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। देखो बेटा, यहाँ पे हमने जो वर्ड देखने हैं वो देखने हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, और हमने क्या देखना है, वोलेटाइल कंपोनेंट। बस यही, इन दो चीजों में ही आपका आंसर मेरा आ जाएगा। ये चीज हमने कहाँ पढ़ी है, ये हमने पढ़ी है चैप्टर सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन चैप्टर में जो वोलेटाइल कंपोनेंट का आता है पार्शियल वेपर प्रेशर, वो राउल्ट्स ने बताया है। तो राउल्ट्स लॉ है ये, सिंपल, इसमें हमने ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको बाकी ऑप्शन से समझा देता हूँ। हेनरीज लॉ, देखो बेटा, हेनरीज लॉ भी क्या है, हेनरीज लॉ भी हमने पढ़ा हुआ है, बट हेनरीज लॉ है क्या? तो हेनरीज लॉ इज अ गैस लॉ दैट स्टेट्स that the amount of dissolved gas in a liquid is proportional to the vapor pressure above the liquid, ठीक है ना। तो this is Henry's law, गलत है ये। नेक्स्ट इज डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ भी है, डाल्टन्स लॉ भी मेरा डिपेंडेंट प्रेशर पे ही है, बट डाल्टन्स लॉ के स्टेटमेंट मैं आपको बोलता हूँ, सुनो ध्यान से। तो डाल्टन्स लॉ स्टेट्स that in a mixture of non-reacting gases the total pressure exerted is equal to the sum of the partial pressure of the individual gases. So individual gases का जो sum है that is the sum of all the, that is equal to the total pressure. गे-लुसैक्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ तो हमने क्लास 11 स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ रखा है। तो गे-लुसैक्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम T is directly proportional to P। तो हमारा जो, या ऐसे समझ सकते हैं कि P is directly proportional to T, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो P is directly proportional to T। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने जो बाकी तीनों आपको समझाए सिर्फ आपको आगाह करने के लिए कि इनका मतलब क्या है। इन दिस वे दिस रिवीजन इज यूनिक, क्योंकि हमने क्या करना है, सिर्फ इन क्वेश्चंस को नहीं समझना है, इनके साथ साथ हमने और भी चीजें समझनी है। तो ये जो 25 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, तो इन 25 क्वेश्चन के साथ साथ हमने 25 से 40 टॉपिक और सारे साथ में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो इट सेज दैट द पिंक कलर ऑफ LiCl crystals is due to, पिंक कलर ऑफ LiCl crystals is due to फर्स्ट शॉर्टकी डिफेक्ट, नहीं गलत है। B फ्रैंकल डिफेक्ट, नहीं गलत है। C मेटल एक्सेस डिफेक्ट, हाँ सही है। पूछोगे नहीं क्यों? अच्छा देखो,
LiCl क्रिस्टल ने जो मेरा पिंक कलर दिया, देखो बेटा जैसे ही कलर आए, कलर आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, हमारे दिमाग में आने चाहिए F सेंटर्स। F सेंटर्स आने चाहिए। F का मतलब ये फाब्रे है मेरा, फाब्रेस कलर, तो ये F सेंटर। अब मेरे को ये बताओ कि F सेंटर्स कहाँ पे पढ़ा तुमने, तो F सेंटर्स इज नथिंग बट एनायनिक वैकेंसीज। तो जो मेरा लैटिस है, लैटिस में जहां पे मेरा एनायन गायब हो गया, एनायन की जगह क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेरा चार्ज तो बैलेंस रहेगा। अब मेरा एनायन मान लो LiCl में से यहाँ से Cl- चला गया, अब Cl- गया तो उसका चार्ज बैलेंस रखने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रहना पड़ेगा। यही इलेक्ट्रॉन तो मेरे को क्या दे रहा है, कलर इंपार्ट कर रहा है। तो दिस इज मेटल एक्सेस। देखो गया क्या, Cl गया, जब Cl जाएगा तो मेटल का क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, तो दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो ये शॉर्टकी नहीं है, ये फ्रेंकल नहीं है, और मेटल डेफिशिएंसी भी नहीं है, दिस इज मेटल एक्सेस बिकॉज एन आयन इज गोइंग आउट नॉट अ केटायन। ओके, हाँ, तो इसके साथ साथ मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूं। तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी की बुक अगर खोलेंगे तो F सेंटर जाएंगे, तो मेरे पास जो एनसीईआरटी की बुक है तो उसके अंदर मैं देख रहा हूं, तो F सेंटर्स तक आप पहुंच गए, तो देखो F सेंटर्स में मेटल एक्सेस डिफेक्ट है मेरा, तो उसके अंदर पूरा का पूरा आपका ये लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि LiCl तो पिंक कलर देता है, इसी तरीके से अगर NaCl है, NaCl का क्रिस्टल आपको गोल्डन येलो या येलो कलर देगा। आपको KCl है, KCl का क्रिस्टल देगा आपको लाइलेक कलर या वायलेट बोल देते हैं इसको, ठीक है। NaCl ने क्या दिया, येलो कलर। तो यहाँ पे हम दो चीजें और एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं कि इसमें अगर हमारा क्वेश्चन में ये पूछे तो KCl इज लाइलेक, वायलेट कलर का होता है मेरा, और NaCl में हमारे को ये येलो कलर देगा इंस्टेड ऑफ दिस पिंक कलर फॉर LiCl। ठीक है बच्चों, सब समझ में आ रहा है, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब मेरे को बताओ मेल्ट क्या चीज है, मेल्टिंग पॉइंट किस चीज का होगा भाई, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होगा भाई, सॉलिड ही तो लिक्विड में जाएगी मेल्ट होके, ठीक है। तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, हमारा ये जो ऑप्शन है वो सॉलिड्स के बारे में होगा। अब यहाँ पे क्या है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन एंड ऑल आइसोमर्स हैव द सेम मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया मेरा हेलो एल्केन हेलो एलीन का, नहीं, सारे आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं होगा। देखो ये है मेरा ऑर्थो, ये है मेरा मेटा, और ये है मेरा पैरा। इसी को 1,2 बोल देते हैं, 1,3 बोल देते हैं और 1,4 बोल देते हैं। अब ध्यान से, हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चों को याद आ गया है। जैसे ही मैंने ये फिगर बनाई, बच्चों ने 80% बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि दिस इज द राइट आंसर। हमें याद आ गया सर, क्योंकि ये मेरा क्या है, दिस हैज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये लैटिस में अच्छे से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसको तोड़ने के लिए हमारे को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका मेरा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, तो 1,4, तो 1,4 को यहाँ पे हम इसकी जगह क्या बोल सकते हैं, ये ऑर्थो लिख सकता है, इसको मेटा लिख सकता है, इसको पैरा लिख सकता है, या शॉर्ट फॉर्म OMPB। तो याद रखना है कि पैरा बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर fits better into the crystal lattice, due to which it has the highest melting point of the 3 isomers. Done? चलो जी, next question. तो next question, question number 6. Which one of the following reactions is not explained by the open chain structure of glucose? जल्दी से ग्लूकोज पे पहुंच जाओ। कौन सा चैप्टर है ये मेरा, हो गया बायोमोलिक्यूल। पहुंचो जल्दी से बायोमोलिक्यूल्स पे। तो यहाँ पे हमने ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर है, जो मेरा क्या होता है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, तो इसके अंदर हमारा है CHO,
तो यहाँ पे वो कौन सा नहीं देता है? तो पहला फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसीटेट, देखो वहां पे रिएक्शन लिखे हुए हैं साफ साफ एनसीईआरटी की बुक में, तो पेंटा एसीटेट वाला एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ वो देगा। फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट विद 2,4-DNP देगा, 2,4-DNP मेरा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन देगा, CHO है। सिल्वर मिरर फॉर्मेशन विद टॉलेक्स रिएजेंट वो भी देगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा कार्बोनिल है, CHO है, तो मेरा टॉलेक्स पॉजिटिव देगा। तो ये तीनों तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चौथा मेरा अपने आप गलत हो गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, ये मेरा जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है वो नहीं बताता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? चलो क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 कह रहा है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर इज एन, ये इन चारों में से किस तरीके का विलियमसन सिंथेसिस है? तो विलियमसन सिंथेसिस इट इज SN1 रिएक्शन, इट इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन, इट इज SN2 रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेटा एनसीईआरटी खोलो जल्दी से, कौन सा चैप्टर है? बिल्कुल अल्कोहल फेनॉल ईथर। विलियमसन सिंथेसिस पे आप जाओ, एनसीईआरटी में मेरी एनसीईआरटी जो है पेज 337 है, जाइए वहां पे देखिए, लाइन पढ़िए आप, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से लिखा हुआ है द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक ऑफ एन एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो जो मेरा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है उस पे मेरा एल्कोक्साइड आयन क्या हो गया? RO-। तो ये मेरा अटैक करता है कैसे? इट इज एन SN2 अटैक। SN2 का मतलब क्या हुआ? SN2 का मतलब है इट इज अ सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में ये मेरा आएगा, X मेरा जाएगा, क्या बन जाएगा? ROR। इस केस में R क्या है? CH3 डाइमिथाइल ईथर। कहानी समझ में आई सारी? SN2 समझ में आया क्या होता है? लाइन पढ़ी, अच्छे से पढ़ी, यहाँ पे वीडियो चाहे पॉज करो, एक बार दोबारा लाइन को पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, इस रिवीजन का मतलब सिर्फ आपको एनसीईआरटी भी पढ़वाना है। ठीक है बच्चों, टर्म 2 भी हमने देना है, तो अच्छे से आप इसके लिए प्रिपेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है मेरा? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि क्लोरीन वाटर लूजेस इट्स येलो कलर ऑन स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो उसका येलो कलर क्यों चला जाता है? बिकॉज ये बेटा क्या है, ये सीधा फैक्चुअल है, आपने पढ़ रखा है तो आपको याद होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ HOCl एंड HCl इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्योंकि क्या होता है जब लाइट होता है मेरा, देखो क्लोरीन है, Cl2 है, साथ में मेरा H2O है, वाटर है, तो मेरा क्या बन जाता है इसमें? HCl प्लस HOCl बनता है। क्या बनता है? HOCl बनता है। ये मेरा क्या है? ऑप्शन बी, अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HOCl इज प्रोड्यूस्ड। इसकी वजह से कलर किसकी वजह से था? क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन रहा यहाँ पे, क्लोरीन रहा ही नहीं, इसलिए मेरा ये क्या हो गया, यहाँ पे कलर लूज कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक और प्यारी सी बात बताता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 या क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट +1। देखो दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपका क्वेश्चन में दूसरा कोई क्वेश्चन आ सकता है, ये सैंपल पेपर है ना बेटा, ये पेपर थोड़ी ना आना है आपका। तो ये इस तरीके से दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, आपको ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछ सकता है। तो क्लोरीन का ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी है, ये भी आप यहाँ पे नोट कर लो, डिस्प्रपोर्शनेशन। अब ये मत पूछो कि डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है, सीधा लिख दिया मैंने, 0 -1 0 +1, इसका मतलब क्या है? सेम चीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चलो अब देखो, यहां पे आप बुक में जाएंगे तो पी ब्लॉक में जाएंगे, क्लोरीन इस पे जाएंगे तो पेज 198 अकॉर्डिंग टू माय एनसीईआरटी। देखो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पढ़ना भी है। रिएक्शन दिख गई बेटा ये वाली, वहां पे पेज पे दिख गई रिएक्शन। देखो अब आगे आ जाओ,
लिखा है वहां पे, ये पूरी लाइन लिखी है, क्लोरीन वाटर स्टैंडिंग लूजेस इट्स येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl and HOCl and this reaction is a disproportionation reaction. Next, hypochlorous acid, this is hypochlorous acid HOCl so formed gives nascent oxygen which is responsible for oxidizing and bleaching properties of chlorine. ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि भाई क्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ब्लीचिंग एजेंट, व्हाई? तो इसी वजह से जैसे ही पानी में डालते हैं HCl HOCl, ये जो HOCl है, HOCl क्या करता है, ये मेरा रिमूव करेगा क्या, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन देगा। अब जो नेसेंट ऑक्सीजन है भाई, ये नेसेंट है, रिएक्टिव है, यही तो क्या करता है, यही मेरा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर और ब्लीचिंग बिहेवियर ऑफ क्लोरीन में हेल्प करता है। देखो एक क्वेश्चन लेके बैठे थे, कितनी सारी चीजें पता चल गई। ठीक है, चलो क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कीन्स बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 द इनिशिएशन स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, कहां से स्टार्ट हो रही है रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, बना लेते हैं अल्कोहल CH3CH3। ठीक है, तो हमारा डिहाइड्रेशन होना है। देखो बेटा, जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, इट इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटेड एजेंट। ठीक है, ये क्या करता है, इसको पानी से बड़ा प्रेम है। बट स्टार्ट कैसे होता है सर जी, ये प्रेम की शुरुआत कैसे होती है? तो प्रेम की शुरुआत बेटा ऐसे होती है कि जो H+ होता है ना, ये जो H+ होता है एसिड का, ये H+ इसके लोन पेयर पे जाके अटैक करता है। ठीक है, लोन पेयर पे जाके अटैक किया तो इसने कुछ इस तरीके का बना दिया। क्या बना दिया, इस तरीके का बना दिया, H2O+। अब यही H2O+ क्या होता है, ये वाटर की तरह रिमूव हो जाता है। तो हमने तो सर इनिशिएशन देखना था। ठीक है, तो हम इनिशिएशन तक रुक जाते हैं। तो इनिशिएशन समझ में आ गया, ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन ने क्या किया, मेरा एल्कोहलिक OH O के ऊपर अटैक किया। तो यही है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल। पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया मेरा, प्रोटोनेशन ही तो है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन एल्कोहल। तो दिस इज द इनिशिएशन स्टेप for the dehydration of alcohol to give alkene in the presence of concentrated H2SO4, which is a very strong dehydrating agent as well as a very strong oxidizing agent। मैं इसका रीजन भी बता देता हूं, क्योंकि सल्फर यहाँ पे क्या है, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में है। अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा बेटा, नीचे ही आएगा ना। जब नीचे आएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, और जो चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसका रिडक्शन होगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। चलो जी, ज्ञान समाप्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। या यहाँ पे एक और चीज बता दूं, जल्दी से आ रहा है, एनसीईआरटी खोलो। एनसीईआरटी में जाओगे पेज 331, मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चे जा चुके हैं। तो वहां पे अगर आप देखोगे, वहां पे जो जहां पे इनिशिएशन स्टेप दे रखे हैं 1 2 3, वहीं पे देखो आपने क्या दे रखा है, दिस इज ऑल्सो द फास्टेस्ट स्टेप। दिस स्टेप इज ऑल्सो द फास्टेस्ट स्टेप। यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूं, बट ये जो नेक्स्ट स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यहां पे ये जब जाएगा तो क्या बनाएगा बेटा, ये गया तो ये प्लस यहाँ पे आ गया, ये रिमूव हो गया। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सेकेंड, दिस इज द स्लो स्टेप, and the slow step is called the rate determining step। इस रिएक्शन का, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन का, दिस इज द फास्ट स्टेप एंड दिस इज द स्लो स्टेप। सो दिस स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा और बता दिया है, तो ये भी आप हमारा यहाँ पे इसको नोट कर सकते हो, नोट्स बना लो, ये चीजें लिख लो। पेपर में क्या आ जाए वो ना तो मुझे पता है और आपको तो बिल्कुल ही नहीं पता है ना मेरे बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से ये करो। अरे बेटा, बोनस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज अ बोनस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये तो 99% बच्चे सही करेंगे। लिखा है अमॉर्फस सॉलिड्स आर, पहला चैप्टर है सॉलिड, उसका क्वेश्चन भी ऐसा दे रखा है, अमॉर्फस सॉलिड्स आर। पहले ही ऑप्शन दे रखा है आइसोट्रोपिक। बेटा इसमें तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम, और ट्रॉपिक का मतलब है डायरेक्शन, इट इज रिलेटेड टू डायरेक्शन। तो
तो आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि हर डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, यही तो होता है बेटा। अमॉर्फस में क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं होता है तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ आपको हर जगह डिसऑर्डरली रैंडमनेस ही मिलनी है। तो इस वजह से जो अमॉर्फस सॉलिड होता है, अमॉर्फस सॉलिड इज आइसोट्रोपिक। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज यूज्ड टू प्रिपेयर सैलिसिल एल्डिहाइड। तो सैलिसिल एल्डिहाइड क्या है बच्चों? तो सैलिसिल एल्डिहाइड क्या है? तो सैलिसिल एल्डिहाइड है मेरा ये, ठीक है, दिस इज सैलिसिल एल्डिहाइड। अब सैलिसिल एल्डिहाइड कैसे बनेगा? पहला कह रहा है कोल्बीज रिएक्शन। अब मुझे जल्दी से बताओ ये कोल्बीज रिएक्शन है क्या? तो कोल्बीज रिएक्शन आप जाओगे, कोल्बीज रिएक्शन के लिए आप जाओ अल्कोहल फेनॉल ईथर चैप्टर में जाओ। तो अल्कोहल फेनॉल ईथर में आपके पास एक रिएक्शन ऐसा सा आएगा, ये OH आ गया, ठीक है, OH पे आपने डाला NaOH डाला, ONa बन गया, है ना। अब ये ONO पे क्या डालोगे? ONO पे आप डालोगे CO2 का डालोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या बन जाएगा? OH COOH, ठीक है। तो दिस इज मेरा कोल्बीज रिएक्शन। तो कोल्बीज रिएक्शन में सैलिसिल एल्डिहाइड नहीं बना, सैलिसिलिक एसिड बना। तो दिस इज ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड मेरा कह रहा है, सेकंड इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या है ये मेरा? तो इटार्ड रिएक्शन हमारे को बता रहा है, देखो बेटा जल्दी से देखो, हाँ, तो इटार्ड रिएक्शन हम क्या है, इटार्ड रिएक्शन में हमने लिया होता है टोलुइन। हमने क्या लिया होता है? टोलुइन। और टोलुइन से हम क्या बनाते हैं? बेंजेल्डिहाइड बनाते हैं यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड। तो क्रोमाइल क्लोराइड की यूज में हम क्या करते हैं भाई, ये मेरा CH3 है, ये मेरा क्रोमाइल क्लोराइड है। क्रोमाइल क्लोराइड से हमारा क्या बनता है? क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है। ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स फिर हमारे को क्या दे देता है? बेंजेल्डिहाइड दे देता है। तो बेटा इसमें मेरे को ये बताओ ना, ये बेंजेल्डिहाइड है ना, सैलिसिल एल्डिहाइड तो नहीं बना ना। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है मेरा रीमर टीमन रिएक्शन। ये सुन के कुछ मजेदारी वाली बात लग रही है। तो रीमर टीमन रिएक्शन क्या है? हाँ जी, रीमर टीमन रिएक्शन क्या है? रीमर टीमन रिएक्शन ये है मेरा, इसमें हम फेनॉल लेते हैं, साथ में क्लोरोफॉर्म, याद आ रहा है कोई CHCl3, इसमें क्या होता है मेरा? हाँ, कार्बीन बनती है, CCl2 कार्बीन बनती है। ये है मजेदारी वाली चीज है, जेई नीट पे ले गया हूं तुम्हारे फॉर्म में, ठीक है। ये कार्बीन बनी, इस कार्बीन से फाइनली हमारा क्या बनता है बेटा? OH CHO। ये मैंने फाइनल रिएक्शन बता दिया है। इसी के अंदर एक वेरिएशन है, अगर मैं CHCl3 की जगह CCl4 ले लूं तो CCl4 लेने पे ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है सैलिसिल एल्डिहाइड, तो दिस इज द परफेक्ट। तो रीमर टीमन रिएक्शन हम यूज ही क्या करते हैं? सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने के लिए ही यूज करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा स्टीफन रिडक्शन। तो बेटा जो स्टीफन रिडक्शन होता है यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? तो स्टीफन रिडक्शन यूजेज RCN, नाइट्राइल लेते हैं और नाइट्राइल से हम फाइनली क्या बनाते हैं? RCHO बनाते हैं, ठीक है। नाइट्राइल से हम RCHO बनाते हैं यूजिंग क्या? यूजिंग SnCl2 एंड HCl। याद आ रहा है स्टीफन रिडक्शन? तो दिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर RCHO। तो यहाँ पे भी हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो द राइट ऑप्शन है, वो तो हम बता ही चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।